हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लास 8 को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2 वीडियो। माई सेल्फ गौरव तोमर। इससे पहले की जो पार्ट 1 वीडियो हमने की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास फीचर्स तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन वी विल जस्ट ट्राई टू बी स्टक विद द सिलेबस ओनली। तो उसमें से हम 4-5 जो मेन फीचर्स हैं हमारे, जैसे फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म, तो ये 4-5 जो हमारे टॉपिक्स है की फीचर्स में, हम उनको अभी जो है आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गोइंग टू द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जैसे हमने इससे पहले वीडियो में बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंसेंसस या एग्रीमेंट के बाद जो रूल्स निकल के सामने आते हैं, या जो हमें लगता है कि एक कंट्री को कुछ आइडियल्स या प्रिंसिपल्स अपहोल्ड करने चाहिए, हम उस कंसेंसस पर पहुंचते हैं। तो उस कंसेंसस से पर पहुंचने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने से पहले उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। भाई देखो, एक बात ये है ना कि एग्जांपल देखिए, जैसे मैं देता हूं आपको कि अगर हम लेट्स से कि हम एक पेंटिंग बनाते हैं या हम एक ड्राइंग बना रहे हैं ऑन रेनी डे, या हम कोई एक एस्से लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उस एस्से को या पेंटिंग को बनाने से पहले, पोस्टर को बनाने से पहले क्या होगा कि हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इन द सेम मैनर अगर हम इस एग्जांपल को लें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ एक्सपीरियंस वो साथ साथ चल रहे थे कि इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर हम वही बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें जो जैसे बात हुई है कि भाई जो ब्रिटिश, जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कॉलोनियल रूल में हम लोग थे, एक्सप्लॉयटेशन था, इक्वालिटी नहीं थी। तो जितना भी ये एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, या हम बोले फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से हमारे, तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये एक्सपीरियंस रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त एक चीज तो उनके दिमाग में थी कि वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल सेटिस्फाई एवरीवन। और वो कैसे सेटिस्फाई करेगा? व्हेन वी विल गिव इक्वालिटी टू एवरीवन। एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे जो सबको इक्वली ट्रीट करेगी, एंड एवरीवन विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। देखो, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था, ठीक है। दूसरा, उनको ये पता था कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो अलग धर्म को मानती हैं, अलग कास्ट से है, अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है, अलग रिलीजन है उनका। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जो उन सबको सेटिस्फाई करे, हर कोई उससे एग्री करे। तो एक ऐसी कंसेंसस या ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे लॉ बनाने होंगे सो दैट एवरीबॉडी विल बी ओके विद इट, हर कोई इस पे एग्री कर जाए, ठीक है। दूसरा ये था कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल मतलब एक ऐसी तूफान वाली या अप एंड डाउन वाली कंडीशन होती है। हम सब जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वो हमारी आज़ादी का टाइम था, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ। बहुत लोग जो थे कि अपने सोशो इकोनॉमिक या पर्सनल लाइफ में भी जो है कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। पार्टीशन हुआ, कम्युनल राइट्स हुए, बहुत लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान आना पड़ा। करंट डे पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमें यह भी ध्यान में रखना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये भी ध्यान में रखना था कि जो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो लोग अगर अपने फ्यूचर को लेके किसी कंफ्यूजन में हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सबको एक्सेप्टेबल तो होगा, साथ के साथ उन लोगों को यह भी समझ में आए कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है हिंदुस्तान के अंदर। हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि आपका जो ये फ्यूचर है वो अनडिसाइडेड नहीं रहेगा। सोशो या इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत सारे लोगों की जो डिसमल है, वो पुअर है, बहुत खराब दिख रही है, वो बेहतर होगी। तो दीज वर काइंड ऑफ इश्यूज that actually played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. तो जो हम की फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये उसका बैकग्राउंड है कि वो की फीचर्स या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था।
अब हम वन बाय वन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला की फीचर है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, दैट इज मल्टी लेवल गवर्नमेंट। मल्टी लेवल नाम से पता है कि एक से ज्यादा, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में वी हैव 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को जैसे यहाँ पे मैंने पंचायती राज लिखा है, तो जो रूरल एरियाज की लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पंचायती गवर्नमेंट या पंचायती राज, और अर्बन एरियाज की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। नाउ अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लेवल की बात कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल देता हूँ आपको अपने वीडियो गेम से। आप लोग गेम्स खेलते हैं सब, ये सबसे आसान है इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। हम जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रोसीड करते हैं किसी भी गेम के अंदर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो उसके डिफिकल्टी लेवल में या उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जनरली जैसे जैसे अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को लूं, तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर के लेवल पे बढ़ते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लेवल पे आएंगे, तो डिफिकल्टी का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इन द सेम मैनर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जो गवर्नमेंट का सबसे ऊपर का लेवल होगा, फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे ऊपर का लेवल होता है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। उससे नीचे का लेवल स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो होगी, उसके पास उससे कम पावर्स होंगी। लोकल गवर्नमेंट होगी, उसके पास सबसे कम पावर होगी। ठीक है, अब जब लेवल में डिवाइड करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, कुछ लिस्ट बनाता है। लिस्ट मतलब उस लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट या कुछ इश्यूज, या बहुत सिंपल भाषा में बात करूं, वो डिपार्टमेंट मेंशन होते हैं कि जो तीनों लेवल है गवर्नमेंट के, वो किस किस इश्यूज पर, किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। जनरली नेशनल लेवल के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसका नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक फाइनेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, तो उन पर कानून बनाने का जो हक होता है, राइट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लोगों की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इश्यूज पर जो कानून बनाने का हक होता है वो स्टेट लेवल के पास होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी लिस्ट जो है प्रॉपरली मेंटेन की हुई है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि इन काम को करने की, देखिए हम जानते हैं कोई भी सरकार, कोई भी लेवल अगर काम करेगा तो काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसे की आवश्यकता होती है। मान लिया कोई लेवल स्टेट गवर्नमेंट कोई सड़कें बनवाना चाहती है, तो उनके रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए दे नीड मनी। एट द सेम टाइम द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको सैलरी भी देनी है। अब सरकार सैलरी कहां से देगी, सरकार की इनकम क्या होगी, रेवेन्यू से होगी। तो जो ये रेवेन्यू होता है, जो पैसे का अरेंजमेंट होगा कि किस सरकार को कहां से कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा ताकि वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली कर सके, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होंगे, वो सारे लेवल अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग इश्यूज पर कानून बनाएंगे, और उसमें उनको जितनी भी पैसे की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा कि सरकार को कितना पैसा, किस सरकार को किस टैक्स का कितना हिस्सा मिलेगा। क्या आज के टाइम में जीएसटी में बहुत आसान हो गया है, 50-50% डिवाइड हो गया है, लेकिन सारे टैक्स जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर लास्ट पॉइंट में जैसे है, जो मैंने अभी तक समझाया है कि ये हर लेवल का जो भी सरकार है, जो भी कानून बनाएगी, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डिस्कस करना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत आसान है, आप सब लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं? हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए कानून बनाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज का मतलब ये होता है कि एक देश में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे हिंदुस्तान की बात करूं, दैट इज बेसिकली 18 ईयर्स ऑफ एज, कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, दे ऑल विल बी हैविंग राइट टू वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन। मतलब कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी इंसान 18 साल से ऊपर की उम्र को क्रॉस करेगा, एज को क्रॉस करेगा, तो उसके पास राइट टू वोट होगा। और विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट
they will definitely play a direct role in electing their representatives. यहाँ पर साथ के साथ ये भी मतलब होता है कि जैसे हम लोगों को इलेक्ट करते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमारे पास वो राइट है, तो हमारे पास ये भी राइट है कि बिना हमारी कास्ट, रिलीजन, जेंडर उसको देखे बिना हम इलेक्शन को कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स नाम से पता चल रहा है कि पावर्स को सेपरेट किया है, अलग किया है। ये बेसिकली पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। पावर शेयरिंग के दो फॉर्म होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म, जिसमें हम लेवल्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर्स को। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहां पर इस मोड ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं जब सरकार अपने ऑर्गन्स के साथ अपनी जो है पावर शेयर करती है। तीन मेन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हम तीनों के काम समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर बेसिकली होता है पार्लियामेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो लेजिस्लेचर कहलाता है। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है कानून बनाना, मेकिंग ऑफ लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन बने हुए कानून को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव बेसिकली हमारी गवर्नमेंट होती है, इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना। तो जो ऑर्गन है, तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम है बेसिकली, वैसे तो हम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लेकिन जुडिशरी का जो काम होता है बेसिकली सेफ गार्ड द लॉ, की जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव लागू कर रही है, उसको सेफ गार्ड करना कि लोग उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो रिमीडियल उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। इन ऑर्डर टू मिसयूज द पावर, कि भाई ये जो तीनों ऑर्गन है हमारे, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे, तो हम उन लोगों को कुछ पावर्स दे देते हैं। वैसे तो ये डिफरेंट पावर एग्जीक्यूट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन डिफरेंट पावर होने के साथ साथ एक टर्म मैं कहूंगा उसमें कंफ्यूज मत होना, इन लोगों के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है। डिफरेंट पावर का मतलब ये है कि काम अलग है, इक्वल पावर का मतलब है क्योंकि अथॉरिटी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि ये तीनों चेक एंड बैलेंस का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करने की कोशिश करती है तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी मिलकर उसको रोकेंगे, चेक एंड बैलेंस। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगी तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी मिलकर उसको रोक सकते हैं। तो मतलब अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, और बाद में पूरा जो प्रोसेस है हमारा, जो मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू हमने बनाने की कोशिश की है, जो सरकार की फंक्शनिंग है वो बैलेंस हो जाए, यानी कि प्रॉपर वे में फंक्शन करे। तो ये मतलब होता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इज, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, सम बेसिक राइट्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली प्रोवाइड्स सम फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। मतलब आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर की मतलब आर्बिट्ररी की सरकार अपनी इच्छा से कुछ करना चाहती है तो फंडामेंटल राइट उस पर रोक लगाते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत के अंदर, कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि सरकार या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अनलिमिटेड पावर पर एक कंट्रोल लगाने के लिए लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो सरकार की आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर्स को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 फंडामेंटल राइट्स है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम आगे इस क्लास में अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम नाम देख लेते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ध्यान रखना, दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फंडामेंटल राइट्स भी हमारा एक की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, एंड दैट इज आवर लास्ट स्लाइड। उसके बाद हम खत्म करेंगे सेकुलरिज्म। अच्छा, खत्म करने के साथ मैं आपको बात बताता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर का नाम ही सेकुलरिज्म है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो इसका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, उसके में जरूरत क्या पड़ती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट वी विल सी। अभी हम इसके एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है।
A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. मतलब क्या हुआ कि सेकुलरिज्म के अंदर कोई भी सरकार, कोई भी देश अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा. मतलब कि सरकार धर्म से अपने आप को सेपरेट करके रखेगी, अलग करके रखेगी. लोगों के धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मैटर में सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी. खैर यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या धर्म के नाम पर लोग कुछ भी करते रहेंगे, एक दूसरे का नुकसान करेंगे? नहीं. सरकार तब तक लोगों के धर्म के मामले में या धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक उनका ये मैटर देश की पीस एंड हार्मनी, सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं है. जब तक शांति से लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो सरकार उनके धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी. उनका अपना कोई रिलीजन रिलीजन को तो प्रमोट करेगी नहीं, ऑफिशियल रिलीजन तो है ही नहीं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस. तो अगर शांति से सब लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो सरकार विल नॉट इंटरफेयर. अगर उनके धर्म का प्रमोट करना या अपने धर्म को पालन करना, बढ़ावा देना इज एट सम एक्सटेंट इज अ थ्रेट टू द पीस एंड हार्मनी ऑफ द नेशन, तो सरकार, द गवर्नमेंट बॉडीज, पुलिस, आर्मी जो भी है, दे विल इंटरफेयर. ठीक है. तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा सेकुलरिज्म के बारे में कि जैसे बोलो कि इंटरफेयर करेंगी, किस सिचुएशन में इंटरफेयर कर सकती है, कैसे कर सकती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज चैप्टर नंबर 2. राइट. तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा. ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन है फॉर असाइनमेंट, आप इनको कंप्लीट कीजिएगा. वीडियो की हेल्प से तो आप इनको कंप्लीट कर ही सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एज वेल. वहां से भी आपको जो है इनको कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. पढ़ते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच.